रूथ की बात सुनकर रुचि से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था रोज से कुछ कहना मतलब दीवार से अपना सिर पीटने के बराबर है। क्योंकि रूथ पर किसी भी बात का असर नहीं होने वाला। आदि और रुचि दोनों का मुंह लटक गया था। तभी आदि ने वहां से जाते हुए कहा, अब जा ही रहा हूँ तो मैं अपनी पैकिंग कर ही लेता हूँ। इतना बोलकर आदि अपने रूम में चला जाता है। अभी प्रथम ने रुचि को देखकर कहा, मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। 10 दिन के बाद वह वापस आ जाएगा, हो सकता है पहले ही आ जाए। तो रुचि ने प्रथम को देखकर कहा, लेकिन भाई आदि की कोई गलती नहीं है, उसे सजा क्यों दी? गलती तो मेरी थी ना, मैंने ही उसे फोर्स किया था। तो रूद ने रुचि की तरफ देखकर कहा, ओह, तो लगता है अब तुम्हें ही पनिशमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। तो रुचि ने रूद के हाथ से फ्रूट का बाउल लेकर उठाते हुए कहा, देखा तो देखो, अब मैं आपकी कोई भी पनिशमेंट मानने वाली नहीं। आदि को बिना बात के पनिशमेंट दीदी वही बहुत है। इतना बोलकर रुचि रूथ को एक नज़र देखकर अपना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं रुचि को ऐसे देख प्रथम ने हंसते हुए रूथ से कहा, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है तेरी हालत देखकर। अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो और भी मज़ा आने वाला है। तो रूद ने प्रथम को देखकर कहा, कुछ वक्त बाद तेरी हालत देखकर मैं भी मज़ा लेने वाला हूँ। तो प्रथम ने कहा, अभी तो उसमें टाइम है, लेकिन तेरी हालत तो खराब अभी ही हो रही है। वैसे आदि को कूड़े भेजकर तू अच्छा नहीं कर रहा, तेरी ही बैंड बजने वाली है। तो रूद ने प्रथम को देखकर कहा, तुझे तो अच्छे से पता है कि मैं उसे क्यों भेज रहा हूँ। तो प्रथम ने रूथ को देखकर कहा, आई नो रूथ तो उसे मैच्योर बनाना चाहता है, लेकिन ये भी तो देख, अगर वो पुणे चला जाएगा तो रुचि को अच्छा नहीं लगेगा, वो तुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। तो रूथ ने प्रथम को देखकर कहा, डोंट वरी, मैं उसे मना लूँगा। तो प्रथम ने कहा, देखते हैं तुम उसे कैसे और कब तक मनाते हो। इतना बोलकर प्रथम भी वहां से चला जाता है। वहीं आदि के रूम में आदि के कपड़े बेड पर फैले हुए थे और दोनों देवर भाभी बेड पर पलथी मार कर बैठे हुए थे और सामने टीवी पर उनका फेवरेट कार्टून चल रहा था और दोनों के बीच में फ्रूट बाउल रखा हुआ था, जिसमें से दोनों खा रहे थे। तभी रुचि ने टीवी देखते हुए कहा, आदि अगर तुम चले जाओगे तो मैं कार्टून किसके साथ देखूंगी। तो आदि ने कहा, भाभी अब आपके हैंडसम राक्षस का ऑर्डर है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको पूरे 10 दिन की लिस्ट देकर जाऊंगा कि आपको भाई को कैसे परेशान करना है, ताकि वो फिर से कभी मुझे कहीं बाहर ना भेजे। तो रुचि ने कहा, हाँ, इस बार मैं उन्हें इतना परेशान करूंगी कि वो तुम्हें 10 दिन से पहले ही वापस बुला लेंगे। रुचि की बात सुनकर आदि और रुचि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी आदि ने टीवी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आप शुरुआत टीवी से कर लो, भाई को कार्टून देखना बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप उनके साथ ही बैठकर कार्टून देखना। तो रुचि ने टीवी देखते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। और इसी तरह आदि और रुचि दोनों रूथ को परेशान करने का प्लान
बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र आदि के रूम में आता है और फिर देखता है कि रुचि आदि की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। वहीं आदि हेयर रेस्ट से अपना सिर टिकाए अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। तभी रुद्र रुचि को अपनी गोद में उठा लेता है तो आदि की आंखें खोल देता है। आदि ने रुद्र को देखकर कहा, भाई आप यहाँ। तो रुद्र ने आदि को देखकर कहा, हाँ मैं रुचि को लेकर जा रहा हूँ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। रुद्र की बात पर आदि अपना सिर हिला देता है और रुद्र रुचि को लेकर रूम से चला जाता है। रुद्र रुचि को रूम में ले जाकर अच्छे से बेड पर लेटा देता है और प्यार से उसके सिर को चूम लेता है। वहीं दूसरी तरफ निर्मल के घर पर आशा रूम से बाहर निकल कर आती है तो उसकी नज़र एक रूम पर जाती है जिसका डोर हल्का सा खुला हुआ था। आशा उस रूम के पास जाकर देखती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उस रूम के अंदर निर्मल एक लड़की के साथ था। उस लड़की की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, लेकिन निर्मल उस लड़की पर कोई दया नहीं खा रहा था। आशा वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ भाग जाती है। आशा अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वही सब चल रहा था। थोड़ी ही देर बाद आशा के रूम का डोर खुलता है तो आशा उस तरफ देखती है। दरवाजे पर निर्मल खड़ा हुआ था। निर्मल को देखकर आशा एक पल के लिए डर जाती है। वहीं निर्मल सीधा जाकर बेड पर बैठ जाता है। निर्मल आशा की तरफ देखता है जो एक तरफ खड़ी हुई थी। तभी निर्मल ने आशा को अपनी तरफ आने का इशारा किया तो आशा धीरे धीरे अपने कदम निर्मल की तरफ बढ़ा देती है। उसे आज सच में निर्मल से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने जो देखा था उस हिसाब से निर्मल कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आशा ने जो देखा उसके बाद निर्मल उसे नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। आशा धीरे धीरे कदमों के साथ निर्मल के पास पहुंच जाती है। तभी निर्मल आशा का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। आशा सीधा जाकर निर्मल की गोद में बैठ जाती है। इस वक्त आशा के फेस पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी निर्मल ने आशा के फेस पर अंगुली चलाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या तुमने कुछ ऐसा देख लिया जो कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? निर्मल की बात सुन आशा अपना थूक निगल लेती है। उसे सच में निर्मल से डर लग रहा था। तभी आशा ने डरते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आशा की बात सुनकर निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लाइव शो देख कर आ रही हो, फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। नॉट बैड। निर्मल की बात सुनकर आशा ने डरते हुए कहा, वो मैं गलती से उधर चली गई थी, मुझे नहीं पता था और मैंने कुछ नहीं देखा, मैं वापस आ गई थी। आशा को डरते देख निर्मल ने कहा, आई नो डार्लिंग, तुमने बहुत कुछ देखा है और अच्छा ही वो हुआ कि तुमने देख लिया है।
तुम्हें पता चल गया कि मैं कैसा इंसान हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की और यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ है। तो अपने छोटे से बात अच्छी तरह से बैठा लो। निर्मल की बात सुनकर आशा ने डरते हुए पूछा, वो औरत कौन थी? तो निर्मल ने आशा की तरफ देखकर कहा, वो मेरी बीवी है। जब तुम जैसी लड़कियां मुझे झेल नहीं पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती, तब उसे बेचारी को मुझे झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है और उसकी यह हालत हो गई। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम ही हो जो मेरा काम कर सकती हो। तभी आशा ने निर्मल को देखकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखो प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तुम किसी और को ढूंढ लो, लेकिन तुम मुझे जाने दो। आशा की बात सुनकर निर्मल बेदर्दी से उसके बालों को पकड़कर खींच देता है, जिससे आशा का फेस थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। निर्मल ने आशा के फेस के करीब जाकर कहा, यहाँ से जाना दूर की बात है। अगर यहाँ से जाने के बारे में सोचा तो तेरा भी वही हाल करूँगी जो तू उसका देख कर आई है। इससे तो अच्छा होगा कि तू चुपचाप यहाँ रहे और मेरा काम कर समझी। जब मेरा काम हो जाएगा तब तुझे यहाँ से मैं बाहर फेंक दूँगी और यहाँ से क्या, इस देश से ही बाहर भेज दूँगा। लेकिन जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तो यहाँ से जाने के बारे में भूल जा। बाल खींचने की वजह से आशा के सिर में दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे, लेकिन निर्मल को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। निर्मल एक हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार था, जिसके चलते उसने अपनी बीवी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर दी थी। आशा अभी थोड़ी देर पहले निर्मल को उसकी बीवी के साथ देख कर आई थी और उसकी बीवी की हालत देखकर आशा की तो रूह तक कांप जाती है। आशा को नहीं पता था कि निर्मल ऐसा इंसान होगा। भले ही वो पहले निर्मल का साथ देने के लिए मान गई थी, लेकिन अब जब उसने निर्मल का ये रूप देखा तब से वो अब निर्मल का काम नहीं करना चाहती थी। वहीं निर्मल ने जब से रुचि को देखा है तब से उसे पा लेने की तड़प लगी हुई है। वो रुचि को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। रुचि को पाने की उसकी तड़प दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी निर्मल आशा के बालों को पकड़कर उसे बिस्तर पर फेंक देता है और फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। आशा इस वक्त डरी और सहमी हुई नज़रों से निर्मल को ही देख रही थी, लेकिन निर्मल की आंखों में उसके लिए कोई भी दया नहीं दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में उस रूम में आशा की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आने लगती हैं, लेकिन उस घर में उन आवाज़ों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो जैसे उन्हें इन आवाज़ों की आदत हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आदि और रुचि चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि वो दोनों रुद्र से बहुत नाराज़ थे और ये बात वो दोनों सबको इग्नोर करके जाहिर करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो जाता है तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा,
रुचि चलो, वॉक पर चलना है। रोद की बात पर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। आपको जाना है तो आप जाइए, मुझे सोने जाना है। मुझे नींद आ रही है तो मैं रूम में जा रही हूँ। और वैसे भी फिलहाल आपके साथ जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। रुचि की बात पर रोद ने रुचि को रोकते हुए कहा, और कितना सोना है? शाम से तो तुम सो ही रही हो। थोड़ा वॉक कर लो, सही रहेगा। अभी खाना खाया है, अभी तो तुम्हें दूध भी पीना है। तो इस बार रुचि ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। फिर आप हर बार अपनी मर्जी मेरे ऊपर क्यों थोपते रहते हैं? आपके मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोपने में मज़ा आता है। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, बस बात ख़त्म। इतना बोलकर रुचि गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। रुचि के जाने के बाद प्रथम ने रोद को देखकर कहा, भाई उसका गुस्सा तो बहुत खतरनाक है। जा मना उसे, तूने कहा था ना, तो उसे मना लेगा। तो जा अपने काम पर लग। प्रथम की बात सुनकर रोद ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देता है। रोद रूम में जाकर देखता है कि रुचि बेड पर लेटी हुई थी और उसने खुद को पूरी तरह से कंबल से ढक कर रखा हुआ था। रोद ने रुचि के पास जाकर उसका ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, तुम्हारे इस तरीके से नाटक करने से क्या होगा? मैंने कहा था ना, अभी तुम्हें दूध पीना है, तुम्हें अभी सोना नहीं है। फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तो रुचि रोद को देखकर कहा, मुझे नहीं पीना दूध, मेरा मन नहीं है। आप जाइए यहाँ से, और इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आप हर बार डरा धमकाकर मुझसे अपनी बात मनवा ही लेते हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाली, और ना ही मैं आपसे डरने वाली हूँ। रुचि की बात सुनकर रोद ने रुचि को देखकर कहा, जान ऐसा नहीं है, तुम बिना मतलब के गुस्सा कर रही हो। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, और रही बात आदि की, तो मैं उसे किसी काम से भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आदि थोड़ा मैच्योर बने, सेंसिबल बने, बच्चा ना रह जाए। तो रुचि ने रोद को देखकर कहा, क्यों आप उसे सेंसिबल और मैच्योर क्यों बनाना चाहते हैं? और आपके कहने क्या क्या मतलब है? वो सेंसिबल नहीं है, आप है ना सेंसिबल और मैच्योर। वही बहुत बड़ी बात है। जब देखो तब खड़ूस सी शक्ल लेकर घूमते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यारा सा छोटा सा देवर भी आपकी तरह खड़ूस बन जाए, फिर वह भी आपकी तरह हर किसी को अपनी आंखों से डराया करे, जैसे आप अपनी गुस्से से भरी आंखों से डराते रहते हैं। तो रोद ने रुचि को समझाते हुए कहा, जान ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आदि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। उसकी भी एक फैमिली बनने वाली है, उसकी बीवी है, कल को उसके बच्चे आ जाएंगे। क्या वह इसी तरह बच्चों जैसी हरकतें करता रहेगा? उसे भी अब अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। इसीलिए मैं उसे और दिया को पुणे भेज रहा हूँ। कुछ दिन दोनों अकेले रहेंगे और दोनों एक दूसरे को संभालेंगे। इस बार रुचि रोद को देखकर कहा, अगर आप आदि को उसकी जिम्मेदारियों को समझाना चाहते हैं, तो आप उसे यहाँ रहकर भी तो उसे समझा सकते हैं ना। उसे घर से दूर भेजने की क्या ही ज़रूरत है? और वैसे भी गलती मेरी थी, उसकी नहीं।
तो उसको आप क्यों सज़ा दे रहे हैं? तो इस बार रुद्र ने कहा, मैं उसे कोई सज़ा नहीं दे रहा। मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आदि को पुणे भेजूंगी। तुम गलत समझ रही हो। प्लीज़ मेरी बात समझो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर रुचि ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, लेकिन मुझे इस तरह से आदि का जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वो चला जाएगा तो मैं घर पर बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी। आप भी नहीं रहते हो, प्राची भी ऑफिस चली जाती है और दिया भी नहीं होगी, तो मैं घर में अकेली क्या ही करूंगी। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तुम्हारे साथ हर वक्त कोई ना कोई रहेगा। मैं प्रथम, प्राची या फिर तुम हमारे साथ ऑफिस चलोगी। हम तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ेंगे। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने कहा, ठीक है, मैं आदि को एक शर्त पर पुणे भेजूंगी। आपको पूरे 10 दिन तक घर में मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं जहाँ कहूँगी आपको मेरे साथ घूमने जाना पड़ेगा और आप अपने कोई नखरे मुझे नहीं दिखाएंगे। आप मेरी हर बात मानोगे। अगर आपको मंजूर है तो आप आदि को पुणे भेज सकते हैं, और अगर आपको मंजूर नहीं है तो आदि पुणे नहीं जाएगा। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम मुझे ऑफर दे रही हो या फिर धमकी दे रही हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? तो रुचि ने इधर से उधर देखते हुए कहा, आपको जो समझना है समझें, लेकिन आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और अगर नहीं मानी तो आदि कहीं नहीं जाएगा। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने हार मानते हुए कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल तुम मेरी एक बात मान लो। अभी उठो और तुम दूध पियो, फिर तुम्हें जो करना है करना, ठीक है? तभी रुचि ने अपना एक हाथ आगे करते हुए कहा, नहीं, ऐसे नहीं, मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप इन 10 दिनों में मेरे साथ घर पर ही रहेंगे। जहाँ मैं कहूँगी आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे और आप मेरी हर बात मानेंगे। रुद्र एक पल के लिए रुचि के हाथ को देखता है और फिर रुचि के चेहरे को। फिर रुद्र ने रुचि के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अच्छा बाबा, प्रॉमिस, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अब तो उठ जाओ। रुद्र की बात सुनकर रुचि के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। अब रुचि ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा, अच्छा ठीक है, अब आप जो कहोगे मैं कहूँगी। मैं दूध पी लेती हूँ, फिर मुझे सोना भी है। रुचि को देख कर रुद्र नाइट स्टैंड पर रखा दूध का गिलास रुचि के हाथों पर पकड़ा देता है और फिर रुचि दूध पीने लगती है। थोड़ी ही देर में रुचि ने दूध पी लिया था। फिर रुचि के हाथ से गिलास लेकर वहीं नाइट स्टैंड पर रख देता है।